हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो आपका एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसके लिए दोस्तों हम आप सभी के लिए टॉनिक क्लास चला रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग टॉनिक क्लास का चौथा वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर के 5 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों 100% इस वीडियो के साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एग्जाम में यही सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को, सारे प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित पर किस पर बल दिया? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धर्मीकरण और दोस्तों राजनीति का विकेंद्रीकरण, ये सभी पर जो है बल दिया। इसीलिए ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन डी जो है पहला नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो दोस्तों यह कौन से संविधान के अनुच्छेद से अंतर्निहित है? तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में जो है अंतर्निहित है। तो इसीलिए दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। 2 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर ने कब जजिया कर समाप्त की? दोस्तों, अकबर ने जो है कब जजिया कर समाप्त कर दिया? तो दोस्तों अकबर ने जो है जजिया कर जो है 1564 ईस्वी में जो है समाप्त कर दिया। ऑप्शन बी जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, जजिया कर जो है यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जिसने अकबर ने जो है 1564 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन दोस्तों जजिया कर को पुनः प्रारंभ किसने किया? तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों जजिया कर को जो है पुनः प्रारंभ जो है औरंगजेब ने जो है यह प्रारंभ किया था। और कब किया था? तो आपको डेट भी ध्यान रखना है। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जजिया कर सर्वप्रथम जो है भारत के सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। अगर आपसे पूछा जाए जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया था, तो यह दोस्तों जजिया कर सर्वप्रथम जो है मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था, जिसने अकबर ने जो है 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। और दोस्तों औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जो है पुनः आरंभ कर दिया। और दोस्तों जजिया कर से एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जजिया कर जो है अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला के काल में जो है हटाया गया। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जजिया कर जो है अंतिम रूप से किसने हटाया, तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है मोहम्मद शाह रंगीला के काल में जो है जजिया कर को अंतिम रूप से हटा दिया गया। तो आप लोग सारी चीज ध्यान रखेंगे। 4 पॉइंट जो है यह जजिया कर से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध जो है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भगवान महात्मा बुद्ध का जो है संबंध शाक्य क्षत्रिय से है। तो दोस्तों शाक्य जो है ऑप्शन सी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय थे, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यहीं पर अगर पूछते भगवान महावीर किस कुल के थे, तो आपको यह भी ध्यान रखना है भगवान महावीर जी जो है यह जात्रीय कुल के थे, तो आपको यह भी ध्यान रखना है भगवान बुद्ध जो है शाक्य कुल के और महावीर जी जो है यह जात्रिक कुल के थे। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, तो आपको जन्म स्थान भी ध्यान रखना है। और दोस्तों महावीर जी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के पास जो है इसका जन्म हुआ था। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के पास हुआ था। दोस्तों महावीर के पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, माता का नाम जो है त्रिशला था, जो है लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। दोस्तों महावीर जी की पत्नी का नाम जो है यशोधा था और पुत्री का जो है अनुजा या प्रियादर्शनी इनका पुत्री का नाम था। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। और दोस्तों भगवान बुद्ध का जो है पिता का नाम सुधोधन था। क्या था? तो भगवान बुद्ध के पिता का नाम जो है सुधोधन था, माता का नाम जो है महामाया देवी था। और दोस्तों माता जो थी वह कोलिय राजवंश की कन्या थी, कोलिय राजवंश की कन्या थी। और दोस्तों भगवान बुद्ध के मौसी जो है प्रजापति गौतमी थी और दोस्तों पत्नी का नाम जो है यशोधरा था। क्या था? तो यशोधरा था। और दोस्तों भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम अगर आपको ध्यान रखना है तो राहुल था। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। तो आप लोग सारी चीज यहाँ से ध्यान रखेंगे, हम आपको सारी चीजें बता दिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों हिस्टोरिका के लेखक जो है यह हेरोडोटस है। कौन है? तो यह हेरोडोटस है। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, 5 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो यह हेरोडोटस को कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो आपको ध्यान रखना है 5 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा यानी स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों सल्तनत काल में फारसी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों फारसी भाषा जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सल्तनत काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषा जो है कौन सी भाषा थी? तो यह फारसी भाषा थी। तो ऑप्शन बी जो है 6 नंबर का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने किया था? दोस्तों ईरानी पद्धति थी सिजदा, उसकी शुरुआत जो है बलबन ने किया था। 7 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ईरानी पद्धति सिजदा एवं पाबोस थे। कौन थे? तो पाबोस थे। इनकी शुरुआत जो है बलबन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था? यह दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन जो है 8 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन जो है 1938 में किया गया था, जिसकी अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। ऑप्शन ए जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है तो यह दोस्तों उसे उपभू कहा जाता है। 9 नंबर का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे दूर होता है उसे दोस्तों अपभू कहा जाता है। तो आप लोग दोनों चीज ध्यान रखेंगे। 9 नंबर का ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों 9 नंबर का ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में जो है प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। ऑप्शन सी जो है 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यहीं से अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन है वर्तमान समय में, तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़ जी। कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी है। और दोस्तों राज्यसभा का उपसभापति अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है हरिवंश नारायण सिंह है दोस्तों। और महासचिव जो है प्रमोद चंद्र मोदी जी है। और दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वह ओम बिरला है। जो केवा है? तो यह दोस्तों क्रमांक संख्या 17वां है। दोस्तों ओम बिरला जो है लोकसभा का 17वां अध्यक्ष है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों लोकसभा का महासचिव जो है उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। तो आप लोग सारी चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इस तरह से बताते हैं कि आपको सारी चीजें जो है बेहतरीन रूप से क्लियर होते चले और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? तो दोस्तों पुनीत सागर अभियान जो है यह एनसीसी संगठन ने चलाया है। 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी जो है 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 1944 से 1 साल बाद 2 चीज की और स्थापना किया गया था, आपको साथ में ध्यान रखना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1 साल बाद यानी 1945 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है ये भी 1945 में किया गया था। तो आप लोग 3 चीज ध्यान रखेंगे। 1944 में जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया था। उसके 1 साल बाद 1945 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। और दोस्तों 1945 में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो आप लोग यहाँ से 3 चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, अक्षांश का तात्पर्य है। दोस्तों अक्षांश का तात्पर्य क्या है? यह ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अक्षांश का तात्पर्य ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ऑप्शन जो है यह डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है यानी दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसी कारण जो है सूर्योदय जो है पूरब में जो है होता है। दोस्तों पश्चिम से पूरब
की ओर घूमने की स्थिति के कारण जो है सूर्य पूरब में जो है उदय होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों अपसौर कहा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है दोस्तों, अपसौर की स्थिति में जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है यह 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स जो है यह जर्मनी देश का निवासी था। 15 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कार्ल मार्क्स जो है वह वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और दोस्तों कार्ल मार्क्स एक नारा दिया था, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं इनका नारा, तो ये नारा जो है किसने दिया था, तो ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो दोस्तों वह नारा कौन था, आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व की मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है। यह नारा जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था, और यह नारा कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पूछा जाता है यह नारा किसने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी? तो दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है यह पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, और लाहौर अधिवेशन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है 16 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसी अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसी अधिवेशन में जो है यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, तो आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जो है यह नियुक्ति होती है या चयन होता है या निर्वाचन होता है या मनोनयन होता है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की जो है यह नियुक्ति होता है, तो ऑप्शन ए जो है 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के आधार पर, 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, तो आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखना है, किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। और दोस्तों प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति संघीय मंत्रियों की जो है नियुक्ति करता है। और दोस्तों प्रधानमंत्री संघीय मंत्री के जो है विभाग का बंटवारा करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों जितना पॉइंट बताते हैं महत्वपूर्ण होता है, एक एक पॉइंट जो है महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। दोस्तों लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? यह दोस्तों शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और दोस्तों नागरिक स्वतंत्रता, ये तीनों जो है यह लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, इसीलिए 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है यह जो है रूसो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी जो है 19 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, भारत के मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है। दोस्तों भारत के मानक समय का यमोत्तर जो है कहां से नहीं गुजरता है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत के मानक समय का यमोत्तर जो है यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ऑप्शन सी जो है 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा जा रहा है यमोत्तर नहीं गुजरता है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी यमोत्तर है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यह भारत का मानक समय रेखा जो है यह कहां से गुजरती है? आपको ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी यमोत्तर है, जो कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। दोस्तों भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी यमोत्तर जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों भारत के पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच जो है कितना घंटा का अंतर होता है? अगर ये पूछ दिया एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों भारत के पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच जो है 2 घंटा का अंतर होता है। कितना घंटा का? तो 2 घंटा का अंतर होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है।
नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। दोस्तों यह जो है लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होता है। 21 का ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों हम आप सभी को सबसे अधिक वर्षा जो है कहां पर होता है ये हम जो है पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो आप लोग जो है जरूर कमेंट में लिखेंगे जिसको जिसको याद है कि दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है किस राज्य में और कहां पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। दोस्तों प्राचीन वैशाली नगर को जो है वर्तमान के समय में किस नाम से पुकारा जाता है, यह दोस्तों हाजीपुर के नाम से जो है पुकारा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों प्राचीन वैशाली से जो विश्व के प्रथम गणतंत्रीय राज्य यानी लिच्छवी की राजधानी थी, वर्तमान में दोस्तों हाजीपुर कहलाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। दोस्तों पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मजहरुल हक ने के द्वारा जो है किया गया था। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक, ऑप्शन ए जो है 23 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मजहरुल हक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों गांधी जी इन्हें जो है देश भूषण कहते थे। देश भूषण के नाम से किसे जानते थे, तो दोस्तों मजहरुल हक को। और दोस्तों देश भूषण जो है किसने कहा था, मजहरुल हक को, तो आपको यह भी ध्यान रखना है महात्मा गांधी जी ने इन्हें देश भूषण कहते थे। और दोस्तों मजहरुल हक ने जो है समाचार पत्र जो है प्रकाशन किया था, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। द मदरलैंड समाचार पत्र की स्थापना जो है यह मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। और दोस्तों मजहरुल हक की निधन जो है 2 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है इनका निधन हो जाता है, तो आपको डेट भी ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिहार के दोस्तों सक्रिय जो है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में जो है इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों बिहार में जो है विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है यह ताप विद्युत है। कौन सा है, तो ताप विद्युत है। जो कौन सा है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है ताप विद्युत, ऑप्शन ए जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बिहार में ही नहीं संपूर्ण भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो ताप विद्युत है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा जो है लगभग 67% है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बिहार बंगाल से कब पृथक यानी कि अलग हुआ था, तो यह दोस्तों 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से जो है पृथक हुआ था, अलग हुआ था। ऑप्शन सी जो है 25 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इसकी एग्जैक्ट डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है अलग हुआ था। और दोस्तों उड़ीसा बिहार राज्य में ही शामिल था। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। जो 1936 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो 1936 ईस्वी में जो है बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, तो आपको यह भी डेट ध्यान रखना है। और दोस्तों बिहार से बंगाल जो है अलग कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, तो दोस्तों वह जो है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, यह जो है मृदा संरक्षण है। ऑप्शन डी जो है 26 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है टारासोरा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें जो है क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों उसमें जो है चूना पत्थर होता है, उसमें दोस्तों टेरासोरा का जो है प्रारूपिक विकास जो है होता है। ऑप्शन ए जो है 27 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों अवसादी सेल के लिए जो है कौन सा कथन जो है यह सत्य है, तो यह दोस्तों ये सेल जो है स्तरों में निक्षेपित है, ये जो है कथन सत्य है, तो 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अवसादी सेल का निर्माण जो है करोड़ों वर्षों में निक्षेपण से होता है। जो परतदार चट्टान होता है यह कोल एवं जैविक चट्टान होता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को जो है चट्टान कहा जाता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के होता है चट्टान, तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होता है। पहला होता है आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा दोस्तों कायांतरिक चट्टान होता है, तो आप लोग तीनों चीज ध्यान रखेंगे, यह उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है, तो दोस्तों जिसका कारण जो है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन है, तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारत की जलवायु मानसूनी है जो सागर एवं स्थल के क्षेत्र तापांतर के कारण जो है निर्मित होता है। इसका निर्माण जो है हिंद महासागर में होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों भारत की जलवायु अगर पूछे किस तरह का होता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है भारत के
मुख्य भूमि तट रेखा है? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि तट रेखा जो है यह 6100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर लंबी है। तो 30 नंबर का ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ से 3 से 4 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं 100% जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत की जल एवं स्थल सीमा से कितने देश संबंधित हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों जल एवं स्थल सीमा से भारत से जो है कौन कौन देश संबंधित है, तो दोस्तों 3 देश संबंधित है। कौन कौन सा देश है, तो दोस्तों आपको 3 देश ध्यान रखना है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत की केवल स्थल सीमा से कितने देश लगे हैं। दोस्तों केवल स्थल सीमा से जो है कितने देश लगे हैं, तो आपको ये 4 देश लगे हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा है, चीन है, नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान है। दोस्तों तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत की जलीय यानी समुद्री सीमा से कितने पड़ोसी देश हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों तीसरा पॉइंट, भारत की जलीय समुद्री सीमा से 7 पड़ोसी देश है, तो आपको कौन कौन सा देश है आपको ध्यान रखना है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा थाईलैंड, पांचवा इंडोनेशिया, छठा श्रीलंका और सातवां जो है मालदीव देश है। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों नगदी फसल के अंतर्गत गन्ना, कपास और जूट आता है, लेकिन दोस्तों नगदी फसल के अंतर्गत जो है गेहूं नहीं आता है। दोस्तों गेहूं जो है यह रबी फसल है, क्या है, तो रबी फसल है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और गेहूं जो है नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, गेहूं जो है रबी फसल है। और दोस्तों गेहूं जो है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है गेहूं का उत्पादन करने में प्रथम स्थान रखता है। और दोस्तों चावल यानी धान की खेती जो है प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का आता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो दोस्तों फिनलैंड की संसद जो है यह संसद एडुकुस्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, तो संसद एडुकुस्ता कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ देश और संसद के नाम हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है तो आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों भारत, सिंगापुर और श्रीलंका तीनों देश के संसद का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है, यह दोस्तों संसद है। क्या है, तो संसद है। दोस्तों भारत, सिंगापुर, श्रीलंका तीनों देश के संसद का नाम संसद है। वहीं पर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का संसद का नाम जो है कांग्रेस है। क्या है, कांग्रेस है। और दोस्तों रूस का संसद का नाम जो है ड्यूमा है। क्या है, तो ड्यूमा है। और दोस्तों ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तीनों देश के संसद का नाम जो है यह पार्लियामेंट है। क्या है, पार्लियामेंट है। और दोस्तों जापान का संसद का नाम जो है यह क्या है, तो डायट है। और दोस्तों चीन के संसद का नाम जो है नेशनल पीपुल्स ऑफ कांग्रेस है। क्या है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। तो आपको चीन के संसद का नाम ध्यान रखना है। और दोस्तों पाकिस्तान, फ्रांस, पोलैंड इन सभी देश का संसद का नाम जो है नेशनल असेंबली है। क्या है, तो नेशनल असेंबली है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए रूस के संसद का नाम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्यूमा। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त राज्य अमेरिका का संसद का नाम क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कांग्रेस है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगाया गया था। यह दोस्तों सिंदरी में लगाया गया था। कहां पर, तो सिंदरी में लगाया गया था। 33 का ऑप्शन है बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में किया गया था। तो आपको डेट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो इसका कारण जो है दोस्तों क्या होता है, तो इसका कारण जो है विकिरण के कारण जो है ये होता है। तो ऑप्शन बी जो है 34 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो दोस्तों कौन सा युग्म का जो है मिलान सही दिया गया है, तो दोस्तों यह ऑप्शन बी में जो है मिलान सही किया गया है। दोस्तों भूमध्य रेखा क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है, ये जो है मिलान सही है, बाकी सभी जो है गलत है। तो दोस्तों 35 का ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भूमध्य रेखा क्षेत्र में प्रत्येक दिन मध्याह्न के बाद जो है गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जो है 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी ए, सी और डी जो है गलत मिलान किया गया है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर प्रश्न था, यहाँ पर भारतीय संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान को जो है किसके द्वारा अपनाया गया था, तो यह दोस्तों संवैधानिक सभा के द्वारा जो है अपनाया गया था। 36 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था भारतीय संविधान को, तो आपका ध्यान रखना है वह डेट कौन सा था। तो दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान जब बनकर के
तैयार हुआ तो इस डेट को जो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ ही अनुच्छेद जो है लागू किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान को पूर्ण तरह से कब लागू किया गया था, तो आपको डेट ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को जो है पूर्ण तरह से लागू किया गया था। तो आपको ये भी डेट, दोनों डेट अलग अलग है, तो दोस्तों दोनों डेट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है इसे अपनाया गया, और दोस्तों भारतीय संविधान को पूर्ण तरह से जो है 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण तरह से संविधान को जो है अपनाया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन जो है यह कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया था। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत में संविधान सभा का गठन जो है किसके अनुशंसा पर किया गया था, तो यह दोस्तों कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर जो है भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। और दोस्तों भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक जो है हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। तो यह दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन दोस्तों उसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 के बाद दोस्तों 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, और दोस्तों उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है। तो आपको यह भी पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो दोस्तों भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। अगर आपसे भाग पूछे तो यह दोस्तों भाग 3 इसमें जो है यह संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है 37 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में पिछले टॉनिक क्लास में हम आपको बेहतरीन रूप से बता दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों यहाँ पर फिर हम आपको बता देते हैं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में वर्णन किया गया है। दोस्तों वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार है। कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है, आपको ध्यान रखना है। पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में जो है वर्णन किया गया है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में वर्णन किया गया है। तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक में जो है वर्णन किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में वर्णन किया गया है। और दोस्तों पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक में वर्णन किया गया है। और दोस्तों छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो है यह न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय जो है 5 प्रकार की रीट जारी करती है। तो ये भी हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जो है 5 प्रकार के रीट जारी करती है। और दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों यह क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ जो है अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है, ये जो है इसका अर्थ होता है। तो 38 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो दोस्तों भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है यह जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का जो है अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन सी जो है 39 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। दोस्तों सिंधु सभ्यता जो है यह आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। तो ऑप्शन डी जो है 40 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वेद कितने प्रकार के हैं, तो वेद जो है 4 प्रकार के हैं, जिसमें से दोस्तों ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों ऋग्वेद में जो है कुल कितने मंडल है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल है। और दोस्तों ऋग्वेद में जो है मंडल संख्या दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को जो है सबसे प्राचीनतम माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे प्राचीनतम जो है कितने मंडल को माना जाता है। तो यह दोस्तों 2 से लेकर के 7वें मंडल को जो है सबसे प्राचीनतम माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो
यह दोस्तों किसने दिए थे, तो यह गुप्त वंश ने दिए थे। ऑप्शन ए जो है 42 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन काल में जो है प्रारंभ हुआ था, जबकि दोस्तों सर्वाधिक भूमि दान जो है ब्राह्मण को जो है, ब्राह्मण एवं मंदिर को जो है गुप्त काल में दिया गया था। इसीलिए ऑप्शन ए जो है 42 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने पर जो है विकसित हुई। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातु से बने होते थे, तो यह दोस्तों चांदी तांबा से बना होता था। 44 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो दोस्तों पानीपत के युद्ध में जो है बाबर की जीत का मुख्य कारण जो है तुगलमा पद्धति था। तो ऑप्शन सी जो है 45 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान होगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह कब होता है, तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है, जिसमें दोस्तों बाबर की जो है क्या होता है, तो दोस्तों बाबर की जीत हुई थी। और दोस्तों इसकी जीत का कारण जो है तुगलमा पद्धति था। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की परीक्षण किया है, तो यह दोस्तों कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है कवच के नाम से चलाया गया है। तो ऑप्शन सी जो है 46 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो यह दोस्तों गुरु विशिष्ट की जो है यह प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, बी जो है 47 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो दोस्तों यूपीएससी के नए चेयरमैन जो है किसे बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, यह डॉक्टर मनोज सोनी को जो है यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। 48 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है। यह दोस्तों बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाने की घोषणा किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है 49 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया गया है, यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को जो है पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 50 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो दोस्तों सभी लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। और दोस्तों कमेंट में आपको लिख देना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।